Ladies and gentlemen, give it up for the wonderful, wonderful Ranveer Brar. Please join us on stage. He of course is someone जो लखनऊ की गलियों से लेकर दुनिया की बेहतरीन किचन्स तक भारत के खाने को ले जा चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. मैं दिबांग जी से दरख्वास्त करूंगी to kindly join us on stage for this session as well. नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ बेहद खास मेहमान रणवीर ब्रार, आइडियाज इंडिया में. आपका स्वागत है रणवीर. एक तरीके से हिसाब बराबर हुआ क्योंकि पिछले दिनों में इनका जो शो है मास्टर शेफ उसमें गया हुआ था, तब इन्होंने मेरा स्वागत किया था. अब मैंने वो वापस दे दिया स्वागत आपको. हिसाब बराबर है. हिसाब बराबर से. हाँ, और आपके शो में आपने सवाल नहीं पूछे थे, मैं यहाँ से सवाल पूछ रहा हूँ, तो हिसाब अब आपकी तरफ थोड़ा सा चढ़ जाएगा. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रणवीर ब्रार शेफ़ हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, मास्टर शेफ़ के जज भी हैं, पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं. ये तो सबको करीब करीब मालूम है. बहुत कम लोगों को मालूम है कि रणवीर ब्रार एक्टिंग भी करते हैं, और शायद और भी कम लोगों को मालूम है कि रणवीर ब्रार कविता भी लिखते हैं. अरे भाई, क्या खोज रहे हैं आप? किस चीज की तलाश है? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन. आई थिंक इवेंचुअली हम सब अलग अलग मीडियम्स में वही खोज रहे हैं, एक अभिव्यक्ति एंड मीनिंग एंड एक्सप्रेशन. सो मेरी भी वही है कि मिलते मिलते मिल जाएगी अभिव्यक्ति भी और मकसद भी. ये इनकी बड़ी खूबसूरती है कि खाना ही नहीं बनाते, उसके साथ साथ ये शब्दों की माला भी बहुत अच्छी बनाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं. मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें, जिस तरह से, जिस खूबसूरती से ये अपनी बात को रखते हैं. पर ये जो अभिव्यक्ति की बात है, तो क्या आप कह रहे हैं कि कोई मुकाम भी है, या चूंकि आप कविता पढ़ते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि जो जर्नी है वही डेस्टिनेशन है? जी, मैं वो वाली बहुत अच्छे ग्रीक कवि हैं, मैं आपको बता दूं, और आप पढ़िएगा इसको, नहीं तो मैं आपको, मुझे याद है, मैं आपको बाद में पूरी सुना दूंगा कविता. उन्होंने एक कविता लिखी है इथका, कॉन्स्टेंटाइन कवाफी ने. उसमें यही बात है कि बहुत बार जो हम यात्रा करते हैं वो यात्रा ही डेस्टिनेशन है. क्या ऐसा कुछ है आपके केस में? जी जी, आई थिंक सर, क्या है ना, मैं इवेंचुअली जो एक चीज़ मेरे को याद रहेगी वो ये, मैंने कहीं पढ़ा था, और वो ये था कि लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, बट इट इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस दैट इट इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस. यानी कि जिंदगी का कोई मायना नहीं है, लेकिन इस चीज़ का भी कोई मायना नहीं है कि जिंदगी का कोई मायना नहीं. तो मायना हर कोई ढूंढ रहा है सर, अलग अलग नाम दे रहे हैं हम लोग उसको. वी गिविंग इट डिफरेंट नेम्स टू दिस क्वेस्ट कॉल्ड लाइफ, बट द पॉइंट इज द क्वेस्ट. मेरे लिए द पॉइंट इज द क्वेस्ट. तो इस क्वेस्ट में आप के जो मोड़ आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो मोड़ अपने आप आ रहे हैं या आप मोड़ों को ला रहे हैं? नहीं सर, अपने आप ही आ रहे हैं. मैं तो वही, मतलब कई बार मैं ऐसे बैठा होता हूँ, मेरे को तो यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ. ये भी मोड़ ही है, ये भी मोड़ ही है. आपसे मुलाकात मोड़ है, इन सबके सामने बोलना एक मोड़. आई थिंक ऑल ऑफ अस आर लिविंग आवर लाइफ जर्नीज. मीनिंग दूसरे दे देते हैं तो सडनली आपको लगता है कि आप थोड़े सेलिब्रेट हो रहे हैं, बट हम सब तो अपनी और मेरे को बस इस बात की खुशी है कि मेरे को एक ऐसा मीडियम मिल गया है, खाना, जो एक इतना पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू मैं लोगों को, लाइफ को, चीज़ों को समझ भी सकता हूं और एक्सप्रेस भी कर सकता हूं. ये एक जो टू वे लेंस मिल गया ना मेरे को खाने का, वो चीज़, वो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं. वो आप ऑब्जॉर्व भी करते हैं खाने के थ्रू, और आप एक्सप्रेस भी करते हैं खाने के थ्रू. तो वो दैट इज समथिंग दैट आई एम एंजॉयिंग इन दिस जर्नी. खाने पर हम थोड़ी देर में आते हैं, उससे पहले इधर रहते हैं. मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ये अपने आप मोड़ आ रहे हैं, पर ये कहीं से आ रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं? आई थिंक इवेंचुअली मुझे ये लगता है कि जो डीप सेंस ऑफ पर्पस है, वो डीप सेंस ऑफ पर्पस ये है कि
जो मुझे दिख रहा है वो लोगों को भी दिखना चाहिए। डीप सेंस ऑफ पर्पस वो है कि अगर मुझे कुछ मिला है तो वो लोगों को भी दिखना चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी रेसिपी है या उस रेसिपी के जरिए एक बड़ी फिलॉसफी है या या वो एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है या वो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है जो किसी के साथ खाना खाते हुए हुई है। जो मुझे मिला है वो आगे बढ़ना चाहिए, और वो फिर जैकेट है, सामने वाले को पसंद आती है पहन लेता, नहीं तो छोड़ देता। तो आई थिंक जो डीप सेंस ऑफ पर्पस इज शेयरिंग, whether it's a perspective, a recipe, a conversation. तो इसमें ये क्यों आपको जरूरी लगता है कि वो लोगों को समझ में आना ही चाहिए? क्योंकि मैं तो नहीं समझ रहा आपकी बात, तो मैं नहीं समझ रहा। नहीं सर, क्या है ना कि आई फील, मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि एक बहुत अनसेड और एक अनस्पोकन कनेक्शन है हम सब में। हाँ, और वो अनसेड और अनस्पोकन कनेक्शन सिर्फ रियलाइजेशन से आता है। वो सिर्फ वो कह के नहीं आता है, वो आप अंदर रियलाइज कर देते हैं। लेकिन कई बार कोई चीजें, कोई बात, कोई चीज, कोई याद उस कनेक्शन को ट्रिगर कर देती है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट कनेक्शन, दैट्स ऑल दैट देयर इज। थोड़ा पीछे चलें यहाँ से निकल के, क्योंकि अब आगे बात और गहरी होती जाएगी। कि अगर आप देखें तो एक छोटे से शहर से आप आए हैं और एक छोटे से शहर से आकर अब आप बड़े बड़े शहरों में दिखाई दे रहे हैं। कितना मुश्किल या कितना आसान होता है एक छोटे से शहर से, और एक ऐसा काम जो शायद आप एक्टिंग करते तो बात दूसरी थी, भाई एक्टर बन गया, या क्रिकेटर बन जाते तो भी बात दूसरी थी, वो भी एक ऐसे फील्ड में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, सुनाई नहीं देते जो। तो ये कैसा, आप कैसे देखते हैं आप इसको, इस यात्रा को? पहले तो ये कि लखनऊ वाले गुस्से हो जाते हैं हर बार जब मैं बोलता हूँ लखनऊ छोटा शहर है, तो गुस्से मत होना लखनऊ वालों, है लखनऊ छोटा शहर नहीं है। बट रिलेटिवली, कंपैरेटिवली अगर दिल्ली मुंबई से कंपेयर करें तो मुझे लगता है एडवांटेज है। हाँ, 80s और 90s में जो बच्चे छोटे शहरों में बड़े हुए ना, उनको हम लोग जो अंग्रेजी में कहते हैं हसल, वो जो अंदर से जिद जो उनको मिली विरासत में, छोटे शहर की जिद, वो एक एक्चुअली एडवांटेज है। मेरे लिए छोटे शहर से होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज मेरे रेफरेंस पॉइंट्स मुझे लगता है कई बार रियल हैं लाइफ में। मुझे ये लगता है कि जो मेरे अंदर जिद है ना हारने की, खुद को प्रूव करने की, वो डीप सीटेड है, सुपरफिशियल नहीं है। तो मुझे लगता है छोटे शहर से होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब ये शहर खुद को ढूंढ रहे थे तो एक बहुत ही क्वाइट और सटल लैंग्वेज क्रिएट करी इन्होंने, है ना। लखनऊ की जिद जो है वो सामने नहीं दिखती है ना, वो मुशायरों में दिखती है, वो कत्थक में दिखती है। तो वो छोटे शहरों की जिद जो है वो समझने में समझ पे आती है, राइट, इट्स नॉट इन योर फेस। और वो जो है एक बहुत पावरफुल टूल है। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं छोटे शहर में बड़ा हुआ और वो जिद आगे लेके जा रहा हूं। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु ग्रोन अप इन स्मॉल टाउन्स विल रिलेट टू दिस। द फैक्ट दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ becomes second nature. You don't even ask that question. You just get used to proving yourself and moving on. You know, and I think that has helped. That has helped. ये जो था, जो आपने बोला कि यार ये क्रिकेटर भी नहीं है और एक्टर भी नहीं है, खाने के जरिए प्रूव करना, तो मुझे बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मैं लखनऊ से हूं, कबाब खाएंगे, तो सामने वाले को आधा तो आपने वैसे ही बेच दिया, है ना। so for me coming from a city that loves its food and food conversations that Lucknow does, I feel it was more a positive than anything else. एक बात आपको कभी लगी, हम लोग तो और भी दूर से हैं, आप तो लखनऊ से हैं, हमारा तो यहाँ से दिखाई भी नहीं देता जहाँ से हम आए हैं, कि जो आप छोटे शहर से आते हैं तो आपके पास कुछ होता नहीं है, तो बड़े शहर में अगर आपके पास कुछ ना हो
तो भी आप यहाँ से तो आए ही थे, मतलब आप हार बड़ी मुश्किल से मानते हैं, ये बात आपने नोटिस की? नहीं सर, मुझे लगता है कि आई थिंक द फियर ऑफ लॉस, द फियर ऑफ लॉस कम्स विद द रियलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट, या एंड आई थिंक जब तक रियलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट नहीं है तब तक फियर ऑफ लॉस नहीं है ना। और वो छोटे शहर वाले हम लोग कबूतर की तरह आंखें बंद करना सीख जाते हैं, ये से कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज रियल, नथिंग इज रियल, लगे रहो तुम। तो वो आई थिंक वो चीज जो है एक बहुत पावरफुल इमोशन है जो जो एटलीस्ट मुझे ड्राइव करता है। और जिन भी अपने कंपैटिटर्स को जानता हूं मैं जो छोटे शहर से आते हैं, जमीन से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक फियर ऑफ लॉस नहीं है, क्योंकि आपने कुछ अचीव ही नहीं किया। जब तक उड़ेंगे नहीं तो हु कैन शूट यू डाउन, यू नो। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। खाने पर अगर आए तो खाना आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ से आया, आपकी दादी से आया या बहन से आया, कैसे उसने जगह बनाई आपकी ज़िंदगी में? आई थिंक खाने की जो एक टाइम तक हम सबकी जर्नी जो है वो सेम होती है ना। पहला खाने का इंटरेक्शन हमारा हमारे परिवार से ही होता है ना। तो वही जॉइंट फैमिली में एटलीस्ट जो मिड 40s या लेट 40s हैं मेरी तरह, वो रियलाइज करेंगे कि जॉइंट फैमिलीज में एक बुआ की ये डिश, मासी की ये डिश, दादी का खाना, किचन की किटकिट, वो सब जो है एक रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं खाने के साथ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है कम्युनिटी, जब आप परचून की दुकान से वो खुली चाय, खुली चीनी, खुले चावल लेने जाते हैं, वो तो जो बातें होती हैं कि भैया ये चीनी इतने की, ये गुड़ इतने का, ये शक्कर इतने की। सो सेकंड लेवल ऑफ फूड, रिलेशनशिप विद फूड जो है वो कम्युनिटी हो जाती है। थर्ड लेवल जो है फिर वो शहर हो जाता है, जिस शहर में आप हैं। और आई थिंक वो जो थर्ड लेवल तक आते आते आप डिसाइड कर लेते हैं कि खाने का मायना आपकी जिंदगी में क्या होगा, है ना। आप खिलाने वालों में से हैं, खाने वालों में से हैं, या फिर आप जो है वो कि भाई ये बड़ी अच्छी बात है बट दिस कॉन्वर्सेशन जो है इट्स गुड टू हियर, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक जब तक आप शहर तक पहुंचते हैं ना तो आपका खाने के साथ रिलेशनशिप एक एस्टैब्लिश हो जाता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, यू नो। एक पंजाबी फैमिली थी तो फर्स्ट इंटरेक्शन पंजाबी फैमिली से हुआ। एक बंगाली नेबरहुड में हम लोग बंगाली टोला में ग्रो कर रहे थे, सिर्फ अकेली पंजाबी फैमिली थी। तो जब वहां से निकले तो रियलाइज किया कि ये भी खाना है। फिर वहां से निकले तो रियलाइज किया अरे ये शहर है, ये तो खाने की कॉन्वर्सेशन ही अलग है। वहां पे आई वॉज सोल्ड। जब लखनऊ से इंटरेक्शन हुआ 14-15 की उम्र में कि भाई जहां कहते हैं ना एक प्लेट खाना और एक पतीला किस्से, तो वहां हम बिक गए। वहां हमने कहा भाई यही करना है, ये कर सकते हैं सारी जिंदगी। सो दैट्स हाउ द जर्नी वाज। और ये जो आपको लगा कि ये अब इसी तरफ चलना है, ये कोई एक खास घटना हुई या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आया, ये कैसे लगा कि भाई? आई थिंक ये एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया। जब अगेन आई थिंक इंडिया इन द 90s और अर्ली 90s का जो इंडिया था वो बहुत मैं हमेशा ही कहता हूं कि वो आपकी जिंदगी डैड और उनके 4 दोस्त बैठ के डिसाइड करते थे, है ना। इनका बेटा आईएएस बन गया, उनका बेटा इंजीनियर बन गया, उनका बेटा डॉक्टर बन गया, तो ऐसे आपका करियर ऐसे डिसाइड होता था डैड और 4 दोस्तों के बीच में। सो आई थिंक वो ग्रेजुअली जब मैंने देखा कि यार सब जगह यही हो रहा है कि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, या ये इनका बेटा इसमें हो गया, इनका बेटा इसमें हो गया, उसने वो एंट्रेंस दिया, इसने ये किया है, तो हमें लगा कि ये नहीं करना है, यू नो। एक मे बी इट वॉज यूथफुल रिबेलियन कह लीजिए। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं था। वो ये था कि ये नहीं करना यार, ये सब डॉक्टर इंजीनियर, पापा और उनके 4 दोस्त जो मिलके पंचायत लगा लेते हैं और बोलते हैं ये करो ये करो, ये वाला एग्जाम दो, ये दो, हमने कहा ये नहीं करना है। सो आई थिंक उसके बाद जो ऑप्शंस बचे, फिर जब हमने मेजर किए तो हमने कहा ये खाने वाला अच्छा है, बातें भी होती रहती हैं, जो है थोड़ा एक्शन भी है। सो दैट इज हाउ एक्चुअली आई अराइव्ड ऑन फूड, बाय सेइंग नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कन्वेंशनल स्टफ दैट एवरीबडी डज। वो एक वही स्मॉल टाउन जिद। एक बड़ी मुश्किल जो होती है स्मॉल टाउन में कि स्मॉल टाउन के जो माँ बाप होते हैं वो इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल चौंक जाते हैं, बिल्कुल मतलब उनको समझ में ही नहीं आती कि ये क्या, इसको हो क्या गया है ये। हाँ नहीं, वो मतलब आई थिंक वो होता ही है हर बार। अब जब हम भी गए तो बोले ठीक है बेटा खाना तो बनाओगे बट करोगे क्या,
हाँ है ना। तो वो आई थिंक सबके साथ होता है। और उस समय गलती उनकी नहीं है। आई थिंक एवरी पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड। हर पेरेंट ये चाहता है कि बेस्ट अपने बच्चे को मिले, और अननोन से नोन जो है वो हमेशा सेफ रहा है। खासतौर मिडिल क्लास नौकरी पेशा फैमिलीज में द नोन वे इज द सेफ वे, यू नो। तो हर मिडिल क्लास नौकरी पेशा फैमिली की तरह हमें भी यही बोला कि भैया खाना वाना बनाते रहो, करो क्या ये बता दो, बट बावर्ची तो नहीं बन सकते तुम, ये जिंदगी तो नहीं बिता सकते ऐसे। तो इट फेस्ड, आई थिंक वो चीज़ हुई। बट इवेंचुअली वही है कि आप योर पेरेंट्स, हमने कहा कि नहीं हम करके दिखाएंगे, तो यू नो, एंड देन आई सेड चलिए कबाब वाले हम इनके साथ काम करेंगे। अब आप देख लीजिए, आपको लग रहा है कि इन्फैचुएशन है, तो हमने 8-9 महीने एक कबाब वाले के साथ रहे, उनके साथ ही काम किया। तो जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि नहीं ये लड़का सीरियस है, अगर इतना कुछ कर रहा है तो आगे भी कर ही लेगा, दे गिव अप। हाँ, तो उसमें जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई? और इस तरह की जब शुरुआत होती है तो बहुत बार ये भी लगता है कि ये आगे तो कुछ रोशनी दिख ही नहीं रही है। हाँ, क्या वो भी आया कुछ, उसको आप बता सकते हैं? तो रोज ही रोशनी नहीं दिखती थी तब तो। आई थिंक क्या है ना कि एक तो कि चलिए वो लखनऊ का जो कारीगर है ना, तो वो किसी स्कूल से नहीं आता है, राइट। और हमारे जो उस्ताद थे मुनीर उस्ताद, तो वो ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जो थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग था, राइट। तो हमारा काम यही था, 8 महीने हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ मसाले कूटे और कोयला सुखाया। बट अब पंगा ले लिया था घर पे कि नहीं अभी तो अब नहीं जाएंगे, अब तो करके दिखाएंगे टाइप। तो कुछ वो थोड़ी जिद काम आई, कुछ ये काम आया कि भाई यू नो कुकिंग कैन बी टॉट, राइट। बट ये जो वैल्यूज हैं, किचन वैल्यूज, दे हैव टू बी कॉट। और वो पुराने लोग जो हैं उसी तरीके से सिखाते हैं कि भाई जो तुम्हारे सामने है, व्हेन यू विल कैच इट यू विल कैच इट। तो धीरे धीरे बात बन गई। शुरू में तो एवरी डे आई यूज्ड टू क्वेश्चन एज टू व्हाट एम आई डूइंग हियर, बट वो वही है कि जिद पकड़ ली तो अभी करना ही है, घर जाके बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। तो शुरू में तो वैसे ही निकला। तो फिर वो मुकाम कब आया जब रोशनियां दिखने लगी और लगा कि नहीं ये बन सकता है? और वो कैसे खुला, अगर आप उस पर विस्तार से? एक आई रिमेंबर एन इंसिडेंट वेयर दिस हैपेंड। एंड ये अब उनका काम करने का तरीका है, मेरे को मुनीर साहब बोलते बेटा एक काम करो, ये मसाले कूटो अलग अलग, जब मिलाने की बारी आते तो बड़े बड़ा लंच कराओ, या जरा छत पे देखो कोयला सूख गया है, बोरी में डाल के नीचे ले आओ। तो जब काम की चीज, यहाँ चूल्हे पे कभी मैं खड़ा ही नहीं हुआ, 6-8 महीने होगा चूल्हे पे ही नहीं खड़ा हुआ कभी। तो मुझे लगता था क्या है, यू नो व्हाट इज दिस। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम, इधर आओ बैठो, ही सेंस्ड इट। तो उन्होंने बोला तुमको एक कहानी सुनाते हैं। बोले एक बार एक नवाब साहब थे, तो कहानी को 1-1.5 मिनट लग जाएगा, सॉरी आई नो द टाइम इज रनिंग। तो कहते हैं एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब को खाने वाने का शौक था, तो अलग अलग बावर्ची आते थे, उनको बोलते थे कि हम ये बना के दिखाएंगे, ये बना के दिखाएंगे। तो एक आए, उन्होंने बोला कि हम आपको एक ऐसी दाल खिलाएंगे आपने जिंदगी में नहीं खाई होगी। तो नवाब साहब ने कहा एक दाल वाल नहीं, हमें नहीं। कहते आपने जिंदगी में नहीं खाई होगी। बोले क्या करना है? बोले 1 साल बाद आपको वो दाल मिलेगी और आपको रोज एक सोने की अशर्फी देनी है। तो नवाब साहब 1 साल तक उन्होंने वेट किया, 1 साल, और उन्होंने कहा कि देखिए 2 बजे एग्जैक्ट आ जाइएगा, है, और लेट मत करिएगा। तो नवाब साहब भूल गए। 1 साल बाद जब एक्चुअली बारी आई तो भूल गए। 2:30 बजे आए तो देखा एक छोटी सी कटोरी पड़ी हुई है दाल की। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये इतने पैसे दिए और एक छोटी सी कटोरी है दाल की, ये क्या है? तो प्लस ऊपर से वो बावर्ची बोल रहा है अब आप इसको नहीं खा सकते, 2 बजे का टाइम था, अब नहीं खा सकते इसको। तो नवाब साहब को गुस्सा आया, उन्होंने वो जो दाल पकड़ी और ऐसे बावली में फेंक दी। वहां पे ठूंठ था एक, वो पेड़ की जड़ में जाके गिर गई दाल, और उसको अरेस्ट करवा दिया। वैसे 2 हफ्ते बाद जो है ना, वो भागा आया एक बंदा, नवाब साहब से बोलता है कि सर वो आपके वो जो ठूंठ है ना उसमें पत्ते आ गए। अच्छा। तो नवाब साहब कहते हैं पत्ते आ गए, मतलब 2 जनरेशन से सूखा हुआ पेड़ है। तो उसको बुलाया गया बावर्ची को। तो कहता आपने जितनी अशर्फी दी थी ना, मैंने हर अशर्फी के सोने का अक्स उस दाल में डाला था, और 2 बजे उस दाल की पोटेंसी मैक्सिमम थी, उसके बाद वो जहर बन रही थी आपके लिए। तो फिर मुनीर उस्ताद मेरी तरफ देख के बोलते कि बेटा याद रखना, खाना हमेशा देता है, समझ नहीं आएगा अभी लेकिन खाना हमेशा देता है। तो एक जो अनडाइंग बिलीफ इन फूड है ना, उस दिन आ गई कि बस आंख बंद करो और ये बिलीव करो कि खाना हमेशा देता है। और उसके उस दिन के बाद खाने ने सिर्फ दिया ही है मेरे को, सिर्फ दिया ही है, एंड दैट्स हाउ इट इज। वहाँ का अगर सफ़र देखें तो फिर आप लखनऊ से आगे निकले
फिर कहाँ गए? जी, फिर दिल्ली गए, दिल्ली के बाद गोवा गए, फिर यूएस गए, 12 साल यूएस में लगाए। यूएस में सबसे पहली दुकान जो खोली वो बंद हो गई, रिसेशन के बिल्कुल बीच में खोली हमने भी इंटेलिजेंटली। तो उसके बाद 13-14 दिन ऐसे हम और हमारा प्रिय कुत्ता हम लोग सड़क पे सोए कॉपली पार्क में। अच्छा। उसके बाद ये रियलाइज हो गया कि सिर्फ एक अच्छा बावर्ची होना इनफ नहीं है, खाना किसके लिए बना रहे हो वो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर धीरे धीरे फिर वापस उठे और अब आज की डेट में 8 रेस्टोरेंट्स यूएस में हैं और 2 दुबई में हैं, करते करते चल रहा है काम। और किस तरह का खाना आप ज़्यादा बनाते हिंदुस्तानी हैं? खाना सर, एक चीज़ आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि इंडिया के बाहर जब आप जाते हैं तो आपकी ज़ुबान, आपका लहजा एंड द कलर ऑफ योर स्किन डिक्टेट्स व्हाट यू कुक। सो द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट यू कुक इंडियन फूड। और हिंदुस्तानी खाना है, ज़्यादातर फूड फ्रॉम इंडिया है, नॉट इंडियन फूड, क्योंकि जब इंडियन फूड कहते थे अनफॉर्चुनेटली एक बहुत स्टीरियोटाइप लग जाता है उसके आगे। तो वी ट्राई एंड डू फूड फ्रॉम इंडिया एंड नॉट इंडियन फूड। इंडियन फूड को अगर आप करीब से देखें तो मुझे लगता है कि 2 तरीके का इंडियन फूड होता है। एक तो वो होता है जिसमें देह भरमार होती है मसालों की, और स्वाद जो है वो कभी कहीं पहुंचता है कभी कहीं पहुंचता है। और एक वो भी होता है जो जिसमें मसाले वगैरह बहुत ही कम, मतलब दिखाई न दें, लेकिन मुझे तो कम से कम उनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप जो बनाते हैं वो किस तरह का ज़्यादा पसंद करते हैं, या मिला जुला है, क्या है आपका? नहीं, इंडियन फूड एक ही होता है सर, जो आपने बताया सेकंड वाला। पहला वाला इंडियन फूड नहीं होता है, वो प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन फूड है दुनिया को मसाले की स्टोरी बेचने के लिए, जो बहुत समय पहले क्योंकि बिक रहा था तो क्रिएट किया गया। इंडियन फूड इज व्हाट इज मेंट इज नरिशमेंट फर्स्ट। द ओनली फूड जिसकी फिलॉसफी शुरू से ही नरिशमेंट फर्स्ट रही, और स्वाद सिर्फ एक्सेंट है ताकि आप उस औषधि को एक्सेप्ट कर सकें। सो आई थिंक ये एक जस्ट टू मेक इट सेल वी क्रिएटेड दिस आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग द लैंड ऑफ स्पाइसेस। तो जब इंडिया लैंड ऑफ स्पाइसेस और डाल दो सारे तो आसानी से बिक जाएगा। आई थिंक इट्स चेंज्ड, इट इज चेंजिंग। और एक जो बात होती है जब भी इंडिया की बात होती है, क्योंकि एक तरीके से सबकी निगाहें हम पर टिकी हुई हैं, सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, बड़े मुल्कों में सबसे तेज़ ग्रोथ वाले देश हैं, कि साहब हमारा बड़ा सॉफ्ट पावर है, उसमें योग की बात होती है, उसमें मुंबई की फिल्मों की बात होती है, और खाने के बारे में बात होती है। ये आपको एहसास है कि इस समय हमारा मौका है चमकने का, और हमें ये मौका जाने नहीं देना है? और जा नहीं सकता सर। मैं तो आई ऑनेस्टली आई सी द वर्ल्ड अराउंड मी, और मैं आपको सिर्फ एक कलिनरी लेंस से, खाने के लेंस से बताता हूँ। एक समय पहले लोग बोलते थे इंडियन तो है बट क्या, तो हम लोग लगाना पड़ता था मॉडर्न इंडियन, प्रोग्रेसिव इंडियन, इंस्पायर्ड इंडियन, एक हाइफन लगाना पड़ जाता था बीच में। आज की डेट में इंडियन खाने को हाइफन नहीं चाहिए। आज की डेट में आप इंडियन हैं एंड यू कैन बी जस्ट स्ट्रेट अप इंडियन फूड एंड द वर्ल्ड स्टैंड्स अप एंड रिस्पेक्ट्स दैट। बहुत बड़ा फर्क आया है पिछले 5 सालों में। यू डोंट नीड अ हाइफन बिफोर इंडियन। और क्या वजह समझते हैं आप उसकी कि ये फर्क आया है? क्या ये हमारा डायस्पोरा की वजह से है, या लोग जो खोजते रहते हैं कुछ नया कुछ अलग उसकी वजह से है, या इधर बनाने वालों को भी समझ में आ गया है कि जैसा है वैसे ही बनाओ, ज़्यादा उसमें मसाले मत करो? आई थिंक सर 4-5 चीजें। एक तो ये है कि दुनिया को फिटनेस के बजाय वेलनेस की वैल्यू समझ में आने लग गई। हार्ट और माइंड और ब्रेन, इन तीनों चीजों को इक्वल वैल्यू मिलने लग गई है। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए और हमारे खाने में पहले एब्स्ट्रैक्ट होती थी ना, जो दादी बोलती थी क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है खा लो, है ना, जो हम जाने देते थे, आज की डेट में द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ वेलनेस। और जब वेलनेस की बात होती है तो हमारा खाना और हमारा कल्चर सिट्स राइट इन द सेंटर। सबसे बड़ा नहीं बट एक मेजर कारण ये है। दूसरा कारण जो मुझे दिखता है इसका ये है कि आज की डेट में इंडिया एंड इंडियंस आर नॉट ट्राइंग टू प्लीज एनीबडी, वी आर जस्ट हैप्पी बीइंग आवरसेल्व्स। और जब आप वो करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं फिर आप अट्रैक्ट करते हैं, और ये अक्रॉस हो रहा है।
ये अक्रॉस हो रहा है। और तीसरी चीज, आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द जनरेशन दैट वी आर। हम जब आजाद हुए तो पहली जनरेशन कंफ्यूज थी, दूसरी जनरेशन कंसोलिडेट कर रही थी कि, तीसरी जनरेशन वेस्टवर्ड्स देख रही थी। ये जनरेशन जो है ना, जो यहां बैठी हुई है, ये सिक्योर है, और वो सिक्योरिटी इंडिया के आइडिया में, इंडिया की प्रोजेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। वो जो हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, खाने की, कल्चर की, वो एक्चुअली comes from the security and the pride of being Indian, which is reflecting in our food and restaurants. And मेरे को रोज एक कॉल आता है इंडिया के बाहर एक रेस्टोरेंट खोलने का, और हम धमाका करना चाहते हैं, लेकिन खोलेंगे इंडियन। पहले 3 महीने में एक आता था, आज रोज एक कॉल आता है। दैट इज द पावर ऑफ आवर फूड। सोच रहा हूं मैं भी शेफ बन जाऊं क्या? ये गाड़ी निकल चुकी है। अब ये कहीं ख्याल आता है कि अगर सोचें, जो कहा जाता है कि हम सब मिट्टी के बने हुए हैं, और ये खाने में तो बहुत ज्यादा उतरता है ये। सर मैं हम लोग कहते हैं ना, अन्न पार ब्रह्म, है ना, वी आर ऑल मेड ऑफ फूड। कल्चर जो शब्द है, कल्चर शब्द में एग्रीकल्चर के बगैर तो कल्चर नहीं, और अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो खाना नहीं। तो आप खाने को, द रूट ऑफ ऑल कल्चर इज एग्रीकल्चर। आप देख लीजिए, चाहे गाना है, चाहे डांस है, सॉन्ग है, सब जो है यहाँ बुआई से है या कटाई से है, या उसके बीच में जो वक्त मिला उसमें। एवरीथिंग इन आवर कल्चर इज रिलेटेड टू सोइंग एंड रीपिंग एंड द टाइम दैट्स इन बिटवीन, राइट? सो जब एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक है कल्चर का, और उस एग्रीकल्चर का रिजल्ट हमारे अंदर जा रहा है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि हम सब के अंदर एक बहुत स्ट्रांग मिलेनियल्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो हमको बनाती है, जो खाना हमने खाया उससे आती है। एंड दैट्स हाउ आई लुक एट पीपल, दैट्स हाउ आई लुक एट पीपल। एंड लोग कहते हैं कि आपको सेंस है लोगों की नहीं। मैं कहता हूं मेरे को बता दो, मेरे को किसी किचन में ले जाओ, मैं बता दूंगा कि इंसान का स्वभाव कैसा होगा। भाव स्वभाव जो है ना, वो खाने से है, खाना एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर कल्चर से। एंड इट्स नेवर फेल्ड मी। इस पे बहुत अच्छा एक शब्द भी है जो गुरबानी में है, कबीर साहब का लिखा हुआ है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब। उसमें आगे एक लाइन आती है, माटी एक अनेक भांत करी, साजी साजन हारे, ना कुछ पोच मटी के भांडे, ना कुछ पोच कुमारे। साफ कहते हैं करीब करीब इसी बात को कबीर साहब इतने साल पहले। ये भी एहसास है, ये भी चलता है आपके अंदर? सर वो अपने आप ही हो जाता है ना। आई थिंक वंस यू ट्राई एंड बिकम अ मीडियम, दैट मीडियम बिकम्स यू, तो वो अपने आप ही हो जाता है। हमारे आई ऑलवेज से आई एम सो लकी कि हमारा काम किसानी है, जमींदारी है। वो पर्सपेक्टिव, एक किसान का पर्सपेक्टिव जो मैं खाने में डाल पाता हूँ, वो अलग ही है। द रियल कनेक्शन इज फॉर अस, द रियल कनेक्शन इज द सॉइल दैट वी स्टैंड ऑन, द सॉइल दैट वी स्टार्ट फ्रॉम, एंड द सॉइल वी बिकम अ पार्ट ऑफ। पर देखिए, खाना तभी तक है जब तक भूख है और इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स की कहानी पर देखें और जिस तरह से आज हालत है, यानी अगर आप देखें तो 1500 साल पहले ऋग्वेद जब लिखा गया तो उसमें गेहूं नहीं था, चावल नहीं था, उसमें सिर्फ जौ था, बाले था। अब जब यजुर्वेद लिखा गया करीब 500 साल ईसा से पहले, तब उसमें गेहूं भी था, बाकी भी चीज़ें आईं। पर अब हम क्या देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि सदर्न इटली में जहाँ पर सबसे अच्छे विनयार्ड्स होते थे, वहाँ मौसम के बदलाव की वजह से लोग आजकल एवोकाडो उगा रहे हैं। दार्जिलिंग में भी कई जगह लोग अब कॉफ़ी प्लांट कर रहे हैं। क्या ये डर है कि वो चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी, या इस तरफ आप सोचते नहीं हैं? सर मैं ऑनेस्टली मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, जैसा मैंने कहा ना, खाना हमेशा देता है बहुत। ये कुदरत जो है ना, कुदरत अपना रास्ता ढूंढ लेती है ना। आई थिंक अगर नीयत साफ हो, हम सबको सिंगुलरली और कलेक्टिवली अपनी नीयत साफ रखनी है, कुदरत अपना रास्ता ढूंढ लेती है। हमसे पहले बड़े आए, हमारे बाद भी बड़े आएंगे। सो आई थिंक ऑल वी कैन डू इज कीप एन इंटेंट
that is clean and aligned, and try and make it a collective intent, and then leave it to nature, because nature will find a way. That's what I believe in. टाइम में देख रहा हूँ कि ख़त्म हो गया है, पर आखिर में आपने कहा कि आप कविता भी अब लिखने लगे हैं, और अच्छा हो कि आपने कुछ लिखा हो तो उसकी एक आध लाइनें अगर आप सुना सकें। मैं जान रहा हूँ कि सैड लिखता हूँ मैं, इसलिए मैं किताब नहीं छापता कविता की, बिकॉज लोग बोलेंगे इतना दुखी है आदमी So, रहने देते हैं सर कविता, बट ये कैसे होता है? आप इतने हंसमुख हैं और आप इतना संभाल के बात करते हैं, फिर ये कविता में ये सैडनेस ये कहाँ से आ रहा है? सर आई थिंक एज आर्टिस्ट ऑल ऑफ अस नीड टू इंटरनलाइज टू प्रोजेक्ट, you know, and all of us find our ways to internalize. For me, writing is that place of internalization. मैं आया था मूड में कि पढ़ूंगा, फिर मैंने कहा नहीं है सर, बहुत ही मतलब माहौल एकदम गमगीन हो जाएगा आप लोगों को ताली बजानी चाहिए कि वो कह रहे हैं आपको नहीं रुलाना चाहते। इधर मैं देख रहा हूं कई लोग कह रहे हैं कि नहीं पढ़वाइए इनसे, ये रोना ही चाहते हैं। तो अब क्या किया जाए? इन्होंने तो पहले कह दिया कि ये रुलाना नहीं चाहते हैं, पर आप लोग मान नहीं रहे हैं। तो आजकल ये बड़ा फायदा है, मोबाइल फोन में सब कुछ है। मैं फोन पे ही करता हूँ ये एक चलिए पढ़ देता हूँ, ज्यादा सैड नहीं है सर। अच्छा, आज खुद के साथ लंबा वक्त बिताना पड़ा, मजबूरी थी, और आज सिर्फ खुद के साथ बैठे बैठे ये ठंडा सा एहसास हुआ कि खुद के साथ बस यूं ही अकेले चुपचाप बैठने से डरते हैं हम। खुद से अब बगैर किसी मतलब या काम के बात नहीं करते हैं हम। थोड़ा पीछे जाके ढूंढा तो एक फोन नजर आया जिसने मुझे अपनाया। तब से पूरी दुनिया का ज्ञान पाकर उसी दुनिया में इसी से बात करते हैं। अपने फोन में अब खुद को खुद से बचाने के छुपाने के कई नायाब ठिकाने हैं। जब आंखों से ओझल होता है तो बेचैन हो जाता है। अपने बेटे से ज्यादा अपना फोन हाथ में धरते हैं हम। अब खुद से बगैर बेमतलब बात नहीं करते हैं हम। जब खुद को खुद के साथ अकेले बैठ खुद की सुननी पड़ती है तो पर्दा नहीं रहता। जब खुद को खुद के साथ अकेले बैठ खुद की सुननी पड़ती है तो पर्दा नहीं रहता। और कहीं निकल ना आए मेरी मासूमियत, झांक दिया मेरा बचपन, उससे भी तो डरते हैं हम। क्योंकि अब हम अपने लिए बड़े हैं, चालाक हैं, यूं समझ लीजिए अपनी दुनिया के बाप हैं। अपनी सच्चाई से भागते हैं, इसीलिए इंसानियत और मासूमियत पे भरोसा कम करते हैं हम। खुद से बगैर बेमतलब बात नहीं करते हैं। और आज खुद के साथ जब अकेले बैठे हैं बड़े अरसे बाद, वो भी मजबूरी में, बिजली चली गई थी लिखते लिखते मुस्कुरा रहा हूं अभी भी जिंदा मासूमियत पे। सच है कि कविता होती है खुद के साथ बात करके या दूसरों से दूरी में। और आज खुद के साथ अकेला बैठा हूं बड़े अरसे के बाद, वो भी मजबूरी में। सच है कि कविता होती है खुद के साथ बात करके या दूसरों से दूरी में। और जैसे ही दूर पड़ा फोन देखता हूं मासूमियत फिर गायब हो जाती है। बाहरी दुनिया तक ये कविता पहुंचाने के लिए फोन ढूंढता हूं, फिर मचलता हूं। खुद से बेमतलब बगैर बात नहीं करता हूं। रणबीर बरार, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जिस कविता के बारे में बता रहा था उसमें यही है कि आप लगातार अपनी जर्नी पर रहिए, और अगर आपको जर्नी के आखिर में कोई डेस्टिनेशन न मिले, कोई मुकाम न मिले, तो उसमें आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये जो खोज है इसने आपको ये जर्नी दी है। ये एहसास बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन एन ऑनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द पेशेंस। आई थिंक वी जस्ट शॉट ओवर आवर टाइम, but thank you. You're a very kind audience. Thank you very much. Thank you very much indeed, Ranveer, and thank you, Dibang जी। Well, जो भारतीय खाने को लेकर ग्लोबली नजरिया बदला है, आपका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। Thank you for being here, Ranveer Brar. Let's welcome on stage Rajesh Agrahari, Managing Director, Agrahari Masala Udyog. Also Reema Anand, Associate Director, Sharda University, to please join us on stage and present Mr. Ranveer Brar with a token of our appreciation. एक बार तालियां हो जाए। थैंक यू टू आवर प्रेजेंटर्स। थैंक यू मिस्टर ब्रार और दिबांग जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।